एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो एडवांस कोर्स है हमारा, जो कि पेड लाइव कोर्स है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी। कॉल करें और एनरोल हुए अभी के अभी अपने फेवरेट कोर्स में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं आशीष कुमार आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यूज, स्कोप एंड लॉ ऑफ एथिकल हैकिंग। सो यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम टोटल यहाँ पे 5 चीजें सीखने वाले हैं। वो 5 चीजें क्या है? व्हाट इज एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर्स, टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम, स्कोप इन एथिकल हैकिंग, साइबर लॉज यू शुड अवेयर। ये आज हम 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक फ्रेंड्स हमारा है व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। पहले इन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको और ब्रीफली समझेंगे कि एथिकल हैकिंग बेसिकली है क्या। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्वर्स, सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डिफीटिंग बैड हैकर्स। नाउ एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेंड्स। एथिकल मतलब क्या होता है? लीगल। और हैकर जो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग और किसी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं, किसी सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली अगर हम सारे लीगल फॉर्मेट्स में, यानी सारे लीगल रूल्स एंड लॉज को फॉलो करते हुए किसी सिस्टम में टेस्टिंग करते हैं तो हम एथिकल हैकर है। यानी हम कोई भी इलीगल स्टफ, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। हम एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो भी, हैकिंग से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो भी करेंगे, सारे लीगल फॉर्मेट्स में रह के करेंगे, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, तो हम होते हैं एथिकल हैकर। अब पॉइंट्स की तरफ वापस नजर डालते हैं और देखते हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं पॉइंट्स हमें। एथिकल हैकिंग में हम क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्वर्स, यानी हम लीगल फॉर्मेट से सिस्टम और सर्वर्स को ब्रेक करते हैं ताकि उन्हें सुधारा जा सके। सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योर करते हैं। जो कंपनियां हैं उनमें कमियां निकाल के अगर उन्हें बताएंगे और उन वल्नरेबिलिटीज को दूर करेंगे तो क्या होगा? वो कंपनियां सिक्योर होगी। उसके बाद डिफीटिंग बैड हैकर्स, और ये सब करने के बाद जो बैड हैकर्स होते हैं, जो एक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो एक कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उनको हराते हैं। हम उनका जो मकसद है कि भाई किसी भी कंपनी को, किसी भी डोमेन को हैक करके उसको मिसयूज करना, हम वो करने से बचाते हैं। तो हम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट बिकॉज वी आर सिक्योरिंग द वर्ल्ड फ्रॉम साइबर अटैक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ हैकर्स है। हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स? वैसे फ्रेंड्स देखिए, हैकर हैकर ही होता है। हैकर के काम के हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। नॉलेज सबका सेम होता है, बस उसे कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। यहाँ हम 3 कैटेगरीज में हैकर को डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या है। पहला हमारे पास है व्हाइट हैट हैकर, देन ग्रे हैट हैकर, देन ब्लैक हैट हैकर्स। अभी तीनों हैकर्स की कैटेगरी समझते कि ये अपनी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से यूज करते हैं। केवल नॉलेज को यूज करने के बेसिस पे ही इनको कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाइट हैट हैकर। अब एक व्हाइट हैट हैकर क्या होता है? एक व्हाइट हैट हैकर एक ऐसा एथिकल हैकर होता है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करे या सिस्टम में ब्रेकिंग करे, लेकिन सब कुछ लीगल रूल्स के हिसाब से ही करता है। केवल लॉ को फॉलो करते हुए और परमिशंस को फॉलो करते हुए ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है। यानी अगर इसको किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले ये उसके ओनर की रिटर्न में परमिशन लेगा कि मैं आपकी साइट को टेस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देन जब इसको रिटर्न में परमिशन मिलेगी उसके बाद ही ये उसकी साइट में टेस्टिंग करेगा, और साइट में टेस्ट करने के बाद जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आती हैं उन सारी वल्नरेबिलिटीज को दूर करा जाएगा। तो ये होता है व्हाइट हैट हैकर, जो सारे लीगल काम करेगा, परमिशन के बाद ही करेगा, एंड ये अच्छे काम कर रहा है बेसिकली, बिकॉज ये एक सिस्टम या सर्वर को सिक्योर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे हैट हैकर। अब ये जो ग्रे हैट हैकर ये क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली वो हैकर्स होते हैं जो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। ये अपनी नॉलेज का यूज लेके किसी सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं, और ये अपने नॉलेज का यूज लेके किसी सिस्टम को क्रैश या खराब भी कर सकते हैं, या फिर उसकी डिटेल जो क्रेडेंशियल्स है उनको बेच भी सकते हैं पैसों के लिए। ये बेसिकली अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपनी मन मर्जी पे चलते हैं। ये लीगल स्टफ भी कर सकते हैं, ये लीगल स्टफ भी कर सकते हैं, यानी लीगल काम भी कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग से अच्छे काम भी कर रहे हैं, और एथिकल हैकिंग का यूज लेके गलत काम भी कर रहे हैं। ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स में वो हैकर्स होते हैं जिनको बैड हैकर्स भी कहा जाता है। यानी इनका काम होता है कि ये किसी भी सिस्टम में कमी निकालेंगे, उस कमी के जरिए उस सिस्टम को क्रैश करेंगे, उस सिस्टम का नुकसान करेंगे, या फिर उससे जो डेटा आ रहा है उस डेटा को बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। यानी ये अपने स्वार्थ के लिए किसी ना किसी का मिसयूज करते हैं, कुछ गलत करते हैं। ये सारे इलीगल काम यही करते हैं। यानी
एथिकल हैकिंग का यूज लेके जो भी इलीगल स्टफ हो सकता है, ये किसी का डेटा चुरा रहे हैं, सिस्टम में इलीगली एक्सेस कर रहे हैं, ये रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, ये रैंसमवेयर और ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, सो जितने भी गलत काम होते हैं जिसमें ये लोग पैसों के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं, किसी सिस्टम की डिटेल्स बेच रहे हैं, तो वो सारे काम करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम पे कितने तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, एक सिस्टम कितने तरीकों से वर्नेबल होता है। तो इसको समझेंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम यूज करते हैं, विंडोज होते हैं, लाइनक्स होते हैं, मैक के होते हैं। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई कमी रह जाती है, यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है उनमें अगर कोई कमी है और उस कमी का यूज लेके अगर हम किसी सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक कहते हैं। जैसे विंडोज में हम देखेंगे हमें काफी सारी वल्नरेबिलिटीज मिलेगी, नल अकाउंट की, मिस कॉन्फ़िगरेशंस की। तो इन सारी कमियों के जरिए जब हम कोई अटैक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करते हैं, उसके बाद उस वर्जन के हिसाब से उस पर अटैक्स ट्राई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स। देन हमारे पास आता है मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। अब मिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हम कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी यूज कर रहे हो, इन सब के अंदर सेटिंग्स होती है कि ये कौन सी पोर्ट पे काम करेगी, क्या एक्शन लेने पे ये क्या रिप्लाई करेगी। तो ये जो सेटिंग्स होती है सारी, इन सारी सेटिंग्स में अगर कहीं कोई कमी है या कोई सेटिंग बाय डिफॉल्ट ही सेट है, तो उसको मिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। हमारे घर में राउटर है, ब्रॉडबैंड है, जिसका हम नेट चलाते हैं, तो इसका जो डिफॉल्ट गेटवे यानी जो एडमिन वेब पेज होता है, उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, एडमिन एडमिन या एडमिन पासवर्ड। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं, बट अगर हमने इस पासवर्ड को चेंज नहीं करा है, आज भी वो बाय डिफॉल्ट ही है, तो वो एक मिस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो ऐसी ही कुछ सेटिंग्स जो एक डिवाइस के साथ बाय डिफॉल्ट आती है और अगर हम उसमें चेंज ना करें और वो सेटिंग्स की वजह से वो डिवाइस वर्नेबल हो, तो उसे मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन लेवल अटैक। नाउ एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है फ्रेंड्स, हम वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, इनके अंदर जब हम कोई कमी निकालते हैं, यानी डेवलपर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में हम कमी निकाल रहे हैं, हम एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर रहे हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ट्राई कर रहे हैं, ये अलग अलग अटैक्स ट्राई कर रहे हैं केवल वेब एप्लीकेशन पे, उसकी प्रोग्रामिंग के जरिए जो डेवलपर है उसकी किसी ना किसी गलती की वजह से अगर हम वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन अटैक। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आता है श्रिंक रैप कोड अटैक। ये श्रिंक रैप कोड अटैक क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। श्रिंक रैप कोड अटैक बेसिकली एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर मान लीजिए इस एप्लीकेशन ने तीनों में से किसी के पास भी कोई कमी थी, मैंने रिपोर्ट करी, या वो वर्नेबिलिटी मैंने बता दी कि आपके यहाँ पे ये वर्नेबिलिटी है, बट इनने अभी तक उसका पैच रिलीज नहीं किया, इनने अभी तक उस वर्नेबिलिटी को दूर नहीं किया। तो इस वजह से अगर इनने वर्नेबिलिटी को दूर नहीं किया और कोई और अटैकर आके इनके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो उसको कहते हैं श्रिंक रैप कोड अटैक। यानी वो डिवाइसेस, वो सिस्टम्स, वो एप्लीकेशंस जिनकी वर्नेबिलिटी पैचेस अभी तक रिलीज नहीं करे गए हैं, उन पे वापस से अटैक हो गया, तो उनको हम कहेंगे श्रिंक रैप कोड अटैक। तो ये थे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप इन एथिकल हैकिंग। कि सर हम एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ तो रहे हैं, हम क्लासेस हमें अच्छी लग रही है, हम सीख रहे हैं, क्या इसमें स्कोप है कि नहीं है। तो कुछ अपन लॉजिकल पॉइंट्स देखेंगे एंड हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो आ रहा है उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या रियलिटी में एथिकल हैकिंग में स्कोप है या नहीं है। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। पहला है कि इंडिया में एथिकल हैकर की जो एक एवरेज सैलरी होती है वो क्या होती है, वो होती है 5 लाख रुपीज़। सो पर ईयर एक एथिकल हैकर की जो सैलरी होती है वो 5 लाख के अप्रॉक्स होती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये अप्रॉक्स है बेसिकली, हाँ आपको बता दूं जो 5 लाख है ये अप्रॉक्स है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और अगर आपकी स्किल अच्छी है और अगर आपने अपने आप को अच्छे से डेवलप करा है, तो आप जितना सोच सकते हैं ये उतनी बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम के बारे में कुछ है कि साइबर क्राइम जो है वो 600% बढ़ा है। कब? ये कोविड-19 में। कोविड-19 की इस पैंडेमिक में बेसिकली इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं कि हर कोई इससे परेशान है। कि आप खुद अपने आस-पास अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई सिस्टम हैक हो रहा है। कभी एप्पल में कोई वल्नरेबिलिटी आ रही है, ज़ूम हैक हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट हैक हुआ है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें, कई सारे अटैक्स हुए हैं। तो इन अटैक्स की वजह से बेसिकली आप ग्राफ देख सकते हैं कि 600% साइबर क्राइम बढ़ा है। कब? इस कोविड पैंडेमिक 19 में, एंड 20 तक ये और अब जा रहा है और 21 तक देखते हैं क्या होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि फ्यूचर में अगर कोई वर्ल्ड वॉर होता है तो वो साइबर वॉर हो सकता है, बिकॉज़ साइबर वॉर सबसे डेंजर वॉर है। यानी आप अपने घर बैठे-बैठे किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और किसी का भी नुकसान कर सकते हैं।
आप किसी भी डिवाइसेस, मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने किसी ने कोई रॉकेट या कोई भी बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको एक्सेस कर लिया, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल एट दिस टाइम। और अगर आप हर डिजिटल मशीन को हैक कर सकते हैं तो आप सोचिए साइबर वॉर बहुत ही खतरनाक वॉर होगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कई सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि साइबर वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये जरूरी है कि हम पहले ही टाइम रहते तैयार हो जाए, एथिकल हैकर तैयार हो जाए, ताकि कोई साइबर अटैक हो ना पाए, हम अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सके और हम साइबर अटैक जो बैड हैकर्स होते हैं उनको डिफीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा द इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन 395 मिलियन यूएस डॉलर्स, यानी अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में 395 मिलियन यूएस डॉलर साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें। साइबर सिक्योरिटी में 395 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए गए हैं फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा होते हैं। सो ये तो केवल था 2019 का ग्राफ, यानी 2019 में इतने मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए गए जो कि साइबर सिक्योरिटी टीम को भी स्प्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोग एथिकल हैकर के लिए अप्लाई करें, लोग एथिकल हैकर के लिए खुद को तैयार करें, अपनी स्किल डेवलप करें। एंड साथ ही साथ ये भी है कि 550 मिलियन यूएस डॉलर्स 2022 तक अप्लाई करने की बात छेड़ी गई है, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 2022 तक 550 मिलियन यूएस डॉलर साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाली है। सो फ्रेंड्स स्कोप नो डाउट बहुत ज्यादा है, बट ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें इसके लिए अपनी स्किल को डेवलप करना है। आप मेरे साथ सीखते रहेंगे, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, और अगर आप अपनी स्किल को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं देन आप किसी को भी सिक्योर रख सकते हैं। और फिलहाल साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें बस इसमें अपनी स्किल को सुधारना है, मेहनत करनी है, एंड देन हम डेफिनेटली इसका रिजल्ट देख सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम साथ में मिलकर इस काम को करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के बारे में इतना कुछ देखा, क्योंकि एथिकल का मतलब था लॉस को फॉलो करते हुए सारी अटैक्स या सारी टेस्टिंग को प्रोसेस करना। सो अब हम देखेंगे कि लॉस क्या है, साइबर लॉस क्या कहते हैं। सो यहाँ पे इंडिया के जो एक्ट्स हैं जिसमें पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड लास्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो एक्ट्स है ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप इन एक्ट्स के बारे में और समझ सकते हैं, इनके जो भी पॉइंट्स है वो सारे देख सकते हैं इन 2 यूआरएल्स पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इंडियन एक्ट्स है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि हमें पता होने जरूरी है, बिकॉज अगर हम किसी सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, विदाउट परमिशन तो हमें किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी ही नहीं है। ये एक एथिकल हैकर का बहुत बेसिक, एक व्हाइट हैट हैकर का बहुत बेसिक रूल है कि विदाउट रिटर्न परमिशन हम किसी भी सिस्टम की टेस्टिंग नहीं करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो बेसिक पार्ट है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग क्या होता है, आज हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज आप टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, एंड रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। ये 5 चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब 2 डिवाइस या कोई भी 2 एंटिटीज एक दूसरे से कम्युनिकेट बात करती है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करती है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी भी सोर्स के जरिए कोई डेटा या इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर फाइल कुछ भी शेयर करता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या होता है, आगे और चीजें देखेंगे अपन। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, फाइल शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब ये जो फाइल, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्टोर होगी। मैंने अगर आपसे एक फाइल शेयर करी है तो वो फाइल आपके सिस्टम में सेव होगी। मैंने आपको अगर एक ऑडियो भेजा है तो ऑडियो आपके फाइल में सेव होगा। अगर एक सॉफ्टवेयर भेजा है तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सेव होगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी प्रिजर्व कर रहा है। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली जब 2 सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। वो टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, किसी भी प्रोटोकॉल के जरिए जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल सारी चीजों का ध्यान रखता है कि वो जो उनका डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर हो और वो सिक्योरली स्टोर भी हो। तो सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड हो रही है। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर तो हो ही रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमें सारी चीजें मिल रही है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली 2 सिस्टम्स के बीच में जब कम्युनिकेट करना है तो उस कम्युनिकेशन को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। वो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस, वो रूल्स रेगुलेशन जो भी चीजें फॉलो हो रही है उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, नेटवर्किंग काम कैसे करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से समझिएगा
बिकॉज एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तो हमें नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। पहली एंटिटी जो हमें समझनी है वो आईएसपी। आईएसपी क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और जितने भी अदर नेटवर्क्स है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आईएसपी कहा जाता है। आप लोग अपने घर में किसी ना किसी आईएसपी का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। आपके घर में या तो एयरटेल का ब्रॉडबैंड होगा, या जियो का होगा, या किसी अदर सर्विस बीएसएनएल का होगा। तो आईएसपी करता क्या है? बेसिकली आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो एक ब्रॉडबैंड को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और ये ब्रॉडबैंड जो है बेसिकली ये ब्रॉडबैंड हम लोगों को नेट प्रोवाइड करता है। जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उसके पास नेट कहां से जा रहा है? ब्रॉडबैंड से जा रहा है। अब इन दोनों के बीच के प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये आईएसपी और ब्रॉडबैंड में जब एक कम्युनिकेशन सेट हो रहा है, जब आईएसपी ब्रॉडबैंड को नेट प्रोवाइड कर रहा है, तब उसको क्या मिल रहा है? आईपी के बारे में क्या पता है आपको? आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये एड्रेस कब प्रोवाइड करा जाता है? ये एड्रेस तब मिलता है जब एक सिस्टम के पास इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही एक सिस्टम में इंटरनेट आता है, उसको एक आईपी अलॉट हो जाती है, जो कि उसका वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क में उसका एड्रेस होता है। और वो एड्रेस तभी उसको मिलेगा जब उसके पास इंटरनेट आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि जैसे ही आईएसपी ने इस ब्रॉडबैंड को नेट दिया, उसी वक्त इस ब्रॉडबैंड के पास एक आईपी अलॉट हो गई, इसकी पब्लिक आईपी, जो कि है 8210250.19। ये आईपी इस ब्रॉडबैंड को कब अलॉट हुई? जब आईएसपी ने इसको इंटरनेट प्रोवाइड किया। नाउ जैसे ही इसके पास इंटरनेट है, इसके पास एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी है 192.168.0.1, जो कि पहले से थी इसके पास। बट अब ये आगे काम क्या करेगा? इसके पास इंटरनेट आ गया है, इसके पास एक पब्लिक आईपी आ गई है, और इससे अब कुछ डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, वायर्ड हुए हो चाहे वायरलेस हुए हो। यहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस है, बाकी सारे वायर्ड डिवाइसेस है। तो ये जो डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं इससे, इन सारे डिवाइसेस को ये बेसिकली नेट प्रोवाइड कर रहा है। और नेट के साथ साथ हर एक को आईपी भी ये अलॉट करेगा। बट आईपी किस बेसिस पर अलॉट होगी? आईपी अलॉट होगी इस प्राइवेट आईपी डिफॉल्ट गेटवे के जरिए, जो कि है 192.168.0.1। तो जो भी आईपी इन सिस्टम्स को होगी, वो 0.1 के बाद की होगी। ये ऐसे ही डिफॉल्ट गेटवे हमारा काम करता है। डिफॉल्ट गेटवे जो होता है वो पहली आईपी सिस्टम का जो राउटर होता है उसकी होती है, और उसके बाद की जितनी भी आईपीज होती है वो सारी राउटर असाइन करता है हर सिस्टम को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हमारे सिस्टम की 102 है, इस सिस्टम की 100 है, इस सिस्टम की 10 है, प्ले स्टेशन है जो कि। सो बेसिकली एक राउटर इन सबको आईपीज प्रोवाइड कर रहा है। बट ये जो आईपी प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी आईपी प्राइवेट आईपीज है। ये जो जितनी भी आईपीज आपको दिख रही है प्राइवेट आईपी है, इनका वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट वर्ल्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये आईपी सिस्टम के पास है या फिर ये आईपी सिस्टम को बिलोंग कर रही है। ये कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि जो भी आईपी इंटरनेट पे जा रही है वो पब्लिक आईपी जाएगी, प्राइवेट आईपी नहीं जाएगी, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क की है। ये आईपी बस इस एरिया में सीमित है, इस एरिया के बाहर इस आईपी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन किस आईपी की है? इस पब्लिक आईपी की, जो कि इस आईएसपी ने इसको दी है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर को गूगल एक्सेस करना है, इसने लिखा google.com। जैसे ही इसने गूगल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जनरेट करी, इसने अपने ब्राउजर में बस सर्च करा google.com, देन एक पैकेज जनरेट होके कहाँ आएगा? हमारे राउटर के पास। फिर हमारा राउटर क्या करेगा? राउटर इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करेगा। तो राउटर ने इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करा। अब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में कुछ समझते हैं क्या होता है। जिस सिस्टम से कोई पैकेट जनरेट होके जा रहा होता है उसको सोर्स आईपी कहते हैं। यहां से यानी यहां से ये पैकेट जनरेट हुआ है, यहां से ये निकला है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है? जिस डेस्टिनेशन पे वो पैकेट जा रहा है, यानी यहां से अगर इस राउटर ने एक पैकेट जनरेट किया गूगल सर्वर की तरफ कि हमें आपकी साइट को एक्सेस करना है, तो सोर्स आईपी थी राउटर की एंड डेस्टिनेशन आईपी थी गूगल की। उस पैकेट को वहां पहुंचना था। तो ऐसे ही जैसे ही इस राउटर ने इस पैकेट को सेंड करा, तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी है वो होगी राउटर की, और ये पैकेट सीधा जाएगा गूगल सर्वर के पास, उसकी आईपी से पिंग होके, जो अपन आगे समझेंगे। और गूगल सर्वर दो ही रिस्पॉन्स देगा, या तो वो बोलेगा आप मेरी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, या फिर वो बोलेगा आप एक्सेस कर सकते हो। दोनों ही केस में वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी एक रिप्लाई देगा। उस रिप्लाई को रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो रिस्पॉन्स किस आईपी पे आएगा? क्या वो इस सिस्टम की आईपी पे आएगा 102 पे? नहीं, वो आएगा राउटर की आईपी पे। जस्ट बिकॉज
उस राउटर की आईपी थी, सोर्स आईपी, जो आईपी वहां गई है गूगल सर्वर के पास वो ये आईपी थी। तो जो रिस्पॉन्स आएगी वो रिस्पॉन्स भी इसी राउटर के पास आएगी। इस राउटर को रिस्पॉन्स मिली। नाउ राउटर एक और अच्छा काम करता है जिसको हमें समझना जरूरी है। राउटर हर कुछ सेकंड्स में कुछ एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये एआरपी रिक्वेस्ट होती क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है? ये कंफर्म करती है कि इसके पास कितने सिस्टम कनेक्टेड है और उन सारे सिस्टम्स की आईपी क्या है। ये पूछती है हु इज 102, यानी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि बोलेगी हु इज 192.168.0.102। ये सारे सिस्टम्स के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड ये सिस्टम जो है ये बोलेगा कि मैं हूं 102। जैसे ही ये रिप्लाई देगा मैं हूं 102, ये अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट करेगी और वो जो रिस्पॉन्स आई थी वो रिस्पॉन्स इसको शेयर करेगी। और ऐसे ही करके हम हमारा जो ऑल ओवर नेटवर्किंग काम करती है, इनमें से वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, भले ही इस वायरलेस डिवाइस ने गूगल एक्सेस करने की परमिशन मांगी, बट जो आईपी जाएगी वो पब्लिक आईपी जाएगी राउटर की, एंड जो रिस्पॉन्स आएगा वो राउटर के पास ही आएगा। देन राउटर सबसे एआरपी रिक्वेस्ट शेयर करके जिसकी वो आईपी होगी, जिसके लिए वो रिस्पॉन्स आई है, उसको शेयर कर देगा। तो ऐसे हमारे जो नेटवर्किंग है ये काम करती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं? नेटवर्किंग में 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में नेटवर्क को डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं इनके अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है लैन। व्हाट इज लैन? लैन क्या होता है? लैन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कि एक राउटर है, जो कि अभी हमने समझा था कि एक राउटर से कुछ सिस्टम कनेक्टेड है। 10 सिस्टम होंगे, 5 सिस्टम होंगे, जितने भी सिस्टम वाईफाई में हो चाहे वायर्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक राउटर के अंदर जितने सिस्टम कनेक्टेड है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं ये राउटर है, इस राउटर ने यहाँ पे इन सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है। इस राउटर में कितने सिस्टम कनेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 सिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है, ये प्रॉपर लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हम लैन कहते हैं, यानी कि स्मॉल एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसको हम लैन कहेंगे। नाउ सेकंड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? व्हाट इज मैन? मैन बेसिकली जब एक राउटर या ब्रॉडबैंड या हम जो भी सर्विस यूज ले रहे हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब उसको यूज में ले रहे हैं, यानी यहाँ ये जो नेटवर्क है ये इन घरों में भी प्रोवाइड हो रहा है, इन कंपनीज में और इनके सर्वर्स में भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आसपास के काफी एरियाज में अगर नेट प्रोवाइड हो रहा है, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब नेटवर्क शेयर होता है तो उसको मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? हम सब वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, जो एक बहुत बड़े स्टेज पे होता है। हमारा जो आईएसपी है ऑल ओवर कंट्री में नेट प्रोवाइड करा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क है। WWW वाइड एरिया नेटवर्क है। सो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क क्या काम कर रहा है? एक जो राउटर है वो कई कंट्रीज में अलग अलग डिवाइसेस में सबको नेट प्रोवाइड कर रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईपी एड्रेस। क्या होता है? हमने अभी पब्लिक आईपी देखी और कुछ प्राइवेट आईपी देखी, डिफॉल्ट गेटवे को देखा कि वो प्राइवेट आईपी ही होती है। इसको और अच्छे से हम अभी समझेंगे। फिलहाल एक IPv4 क्या है, क्या होती है IPv4 और ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है वो समझेंगे। सो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट थिंग, ये 4 पेयर्स के डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे हर पेयर के पास 8 बिट्स होती है, यानी 1 बाइट। हर पेयर के पास 8 बिट है। टोटल जो हो जाएगी हमारे पास वो है 32 बिट्स, यानी 4 बाइट्स। सो एक आईपी टोटल 4 बाइट्स की होती है। अब इस आईपी के बारे में कुछ अपन चीजें समझते हैं कि ये जो आईपी के स्लॉट्स है ये ऐसे ही नहीं है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, इसको अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। ये जो इसका पहला पेयर है, ये पेयर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये पेयर हमें बताता है कि ये आईपी किस कंट्री से है, यानी ये पेयर हमें बताएगा कि ये इंडिया से है या किसी अदर कंट्री की आईपी है। सेकंड पेयर हमें क्या बताता है? सेकंड पेयर हमें बताता है कि इसका स्टेट क्या है। एंड थर्ड पेयर हमें बताता है कि आईएसपी कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी हमें ये बता रहा है कि किस कंट्री की किस स्टेट में कौन सा जो आईएसपी का जो वहां का ऑफिस होगा, जो हमें जिसने आईपी अलॉट करी है वो ऑफिस कहाँ पे है। ये लोकेशन बताती है आईपी हमें। जैसा हमारा आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो हमारे घर की इन्फॉर्मेशन देगा, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे ही एक आईपी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलती है, जो हम स्कैनिंग में देखेंगे कि हम एक आईपी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारा फोर्थ पेयर है वो हमें बताता है कि डिवाइस कौन सा है। अब ये काम होता कैसे और क्या काम होता है इसको भी समझते हैं।
मान लीजिए आपने किसी साइट को एक्सेस करा या एक क्रिमिनल ने साइबर फ्रॉड करा है, तो अगर उसने किसी साइट को एक्सेस करा था तो वहां उसकी आईपी रिकॉर्ड हो जाती है लॉग्स फाइल के अंदर। और लॉग्स फाइल के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है कि उसने क्या चलाया है, उसकी आईपी क्या थी और किस टाइम पे यूज किया उसने उसे। तो ये 3 इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो जाती है। और जो हमारी साइबर टीम होती है वो क्या करती है, वो उस आईपी के जरिए उस आईएसपी तक पहुंच जाती है, उस कंट्री के उस स्टेट में उस आईएसपी ऑफिस तक पहुंचती है और वहां जाके क्वेरी करती है कि इस टाइम पे ये आईपी किस सिस्टम के पास थी। देन उन्हें पता पड़ता है कि ये आईपी इस सिस्टम के पास थी जिसका मैक एड्रेस ये है, और उसके जरिए वो उस सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे हमारी आईपी हमारी काफी सारी इंफॉर्मेशन रखती है। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं, IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv4 के बारे में जो कि हमने समझा, ये एक IPv4 वर्जन है जिसके अंदर टोटल 32 बिट्स के नंबर्स हमें मिलते हैं, जिसके अंदर एड्रेसिंग फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है 192.159.252.76। इसमें प्रीफिक्स नोटेशन जो है वो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग की जो आईपी होती है, जो कंट्री और स्टेट है वो फिक्स रहता है, देन आईएसपी उसके हिसाब से चेंज होता है। कंट्री के हिसाब से जो फर्स्ट पेयर है चेंज होगा एंड स्टेट के हिसाब से सेकंड पेयर चेंज होगा। नंबर्स ऑफ एड्रेसेस कितने बन सकते हैं, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, IPv4 कितने सिस्टम्स को अलॉट करी जा सकती है। तो ये है 2 की पावर 32 यानी 4.7 बिलियन एड्रेसेस। 4.7 बिलियन एड्रेसेस एक IPv4 जनरेट कर सकता है, यानी टोटल 4.7 बिलियन डिवाइसेस को आईपी अलॉट करी जा सकती है। बट ये आज के यूज के हिसाब से बहुत कम पड़ गई है। आज के यूज के हिसाब से बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, बहुत सारे डिवाइस इंटरनेट पे है, तो इतने सारे डिवाइसेस को आईपी अलॉट करना मुश्किल होता जा रहा है। और स्टैटिक आईपी की अपन बात करें जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो उस केस में हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस करा। IPv6 IPv4 का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें हैं। वो क्या है समझते हैं। IPv6 में टोटल 128 बिट नंबर्स हैं एंड इसका जो नोटेशन है ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और इसकी खास बात है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है वो 2 की पावर 128 है, यानी 340 ट्रिलियन 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 एड्रेसेस। अप्रोक्सीमेटली इतने ज्यादा एड्रेसेस बन सकते हैं इससे। सो यहां पे हमें सिस्टम्स को आईपी अलॉट करने में कमी महसूस नहीं होगी, केवल इस वजह से IPv6 को इंट्रोड्यूस करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है टाइप्स ऑफ आईपी। आईपी कितने टाइप्स की होती है तो वो हम समझने वाले हैं। पहले इन दो टॉपिक्स को देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ये दो आईपी जो है ये क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंस है। पब्लिक आईपी जो हमने देखा कि आईएसपी ने ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड कराई थी जो हमारी सिम के पास होती है। अगर हमारे मोबाइल में हमने हॉटस्पॉट ऑन किया और जो बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं जो नेट चला रहे हैं तो आईपी कभी उनकी नहीं जाएगी। आईपी जाएगी हमारे डिवाइस की, क्योंकि वो ही पब्लिक आईपी है। उसके इंटरनल जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं वो लोकल आईपी पे जुड़े हुए हैं। पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जो ऑल ओवर इंटरनेट सबको दिखाई देगी। जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम कहीं भी अप्लाई करेंगे, कहीं भी लगाएंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, वो जहां भी लिया जाएगा पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका नाम लिया जा रहा है। बट अगर हमारा निक नेम की बात करें जो घर में लिया जाता है तो केवल उस एरिया में ही वो सीमित रहता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट यानी उस एरिया में ही उसको जाना जाता है, उस एरिया के बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी एक राउटर से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम्स थे उनकी जो भी आईपी थी 192.168, कभी भी ये सिस्टम्स की आईपी बाहर नहीं जाएगी। हमेशा इंटरनेट पे वाइड एरिया नेटवर्क में जो आईपी शो होगी वो होगी पब्लिक आईपी। नेक्स्ट स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी क्या होता है फ्रेंड्स। स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो एक बार अगर अलॉट कर दी जाती है तो वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। यानी अगर मैं सिस्टम की आईपी आज है 142.168.29.29, तो ये आईपी फिक्स रहेगी। कल परसों नेक्स्ट डे 1 वीक बाद 1 ईयर बाद ये आईपी फिक्स रहेगी। तो स्टैटिक आईपी क्या यूज आती है जब हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं या जब हम चाहते हैं कोई भी वेबसाइट होस्ट हो रही है, जब एक डोमेन मिल रहा है, आईपी को एक नाम मिलता है जब जिसको डोमेन नेम कहते हैं, तो उसकी आईपी फिक्स होती है। जस्ट बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि कोई रेगुलर हमारी आईपी चेंज हो और किसी को हम तक आने में प्रॉब्लम हो। ये हमारे घर के एड्रेस की तरह है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर का एड्रेस अलग हो, अगर आप लोग आ रहे हो तो आए दिन नए नए एड्रेस मेरे को आपको बताना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है और इससे मेरा ट्रैफिक कम होगा जो वेबसाइट पे आएगा। तो इसलिए हम स्टैटिक आईपी मांगते हैं, हमें स्टैटिक आईपी दी जाती है। डायनामिक आईपी क्या होती है, वो आईपी जो हमें अभी हमारे डिवाइसेस में अलॉट हो रही है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत इतनी नहीं है। एक नॉर्मल यूजर को स्टैटिक आईपी की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे डिवाइसेस में जो हमें आईपी अलॉट होती है
वो डायनामिक आईपी होती है, वो लगातार चेंज होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आईपी चेंज हो जाती है, और उससे पहले अगर कोई भी बीच में हर्डल आए, कोई भी बीच में रुकावट आती है, तो अभी वो आईपी चेंज हो जाती है। लाइक अगर आपने अपना एयरप्लेन मोड ऑन करा है, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करा है, आपने अपनी सिम स्विच करी है, तो उस केस में भी जो हमें आईपी है वो नई असाइन हो जाती है, ताकि ये जो आईपीज हैं ये सबको असाइन हो सके टाइम टू टाइम। अगर कोई सिस्टम कोई यूज नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है, तो उसको आईपी मिली हुई रखना बेवकूफी है। आईपी की हमारे पास पहले ही कमी थी, आईपी 6 के बाद इतनी नहीं रही है, बट जब हमें यूज ही नहीं है स्टैटिक आईपी का, तो स्टैटिक आईपी हमें नहीं दी जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। पोर्ट्स का क्या रोल है नेटवर्किंग के अंदर। तो इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं कि एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लीजिए इसकी आईपी थी 192.168.1.28 एंड इसकी आईपी थी 192.168.1.29। सो इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बट ये जिस भी प्रोटोकॉल का यूज लें, टीसीपी के जरिए करें चाहे यूडीपी के जरिए करें, इनमें कुछ रूल्स है जो इन्हें फॉलो करने होते हैं, जो कि पोर्ट डिसाइड करता है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है किस रास्ते से जा रही है। अब यहाँ पे खूब सारे रास्ते हैं। अब मेरे को केवल एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना था, मान लीजिए मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, इनको गली नंबर समझ सकते हैं अपन। अब इसको समझने के लिए दो लाइव एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड का घर है और ये मेरा घर है। अगर मेरे फ्रेंड को मेरे घर पे आना है तो वो किसी ना किसी रास्ते से आएगा, उसको मेरा घर का एड्रेस पता होगा, उसको पता होगा मेरे घर की गली नंबर क्या है। वैसे ही ये सिस्टम्स भी काम करते हैं। ये फ्रेंड जो आएगा, ये जो भी एड्रेस है, जो भी गलियां जा रही है, जिस हिसाब से इसको लेके आ रही है, उस हिसाब से आएगा। और यहाँ इंटरनेट पे भी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किसी न किसी पोर्ट पे होगा, यानी किसी न किसी रास्ते पे होगा। और पोस्ट के कुछ रूल्स है क्या, कि अगर मैं पोर्ट नंबर 28 पे सुन रहा हूं तो आप पोर्ट नंबर 28 पे ही बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि जब ये दोनों फ्रेंड्स मिल रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मैं मान लीजिए इस गली का नंबर है 80, तो अगर मैं गली नंबर 80 पे खड़ा हुआ यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ और वो यहाँ पे गली नंबर 443 से आ जाता है, तो क्या हम मिल पाएंगे? हम नहीं मिल पाएंगे, हमारा कोई कम्युनिकेशन सेटअप ही नहीं होगा, हम दोनों को जो भी काम था वो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों सिस्टम जिनके पास अपनी अपनी आईपी है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करना है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक सेम पोर्ट पे करनी पड़ेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी होती है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है 65535, 65,535 पोर्ट्स होती है टोटल, जिसके अंदर इनके कुछ स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स क्या बताते हैं, जब हम नेटवर्किंग स्कैनिंग करते हैं तो हमें एक पोर्ट के कुछ स्टेट्स दिखते हैं, या तो वो ओपन, या वो क्लोज, या वो फिल्टर दिखती है। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए हमारा घर है, तो या तो उसका दरवाजा खुला होगा कि कोई भी अंदर आ सकता है, या उसका दरवाजा बंद होगा कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, उसका दरवाजा लॉक होगा कि जब तक किसी के पास चाबी नहीं है कोई अंदर नहीं आ सकता। सो ये होती है पोर्ट्स की कुछ स्टेट्स। नेक्स्ट थिंग जो है वो वेल नोन पोर्ट्स। क्या होता है, यानी 0 से लेकर 1023 तक जो नंबर ऑफ पोर्ट्स है ये वेल नोन होती है। इसमें पता होता है कि ये पोर्ट्स कौन यूज कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। लाइक 80 जो है वो एचटीटीपी यूज करता है, 443 जो है वो एचटीटीपीएस यूज करता है। तो ये वेल नोन पोर्ट्स है, ये डिफाइंड है कि इसको यही यूज कर रहे होंगे, यही सर्विसेज यूज कर रही होगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। 1024 से लेकर 49,151 तक जो पोर्ट्स हैं उनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है। यानी वो जो पोर्ट्स हैं वो किसी ना किसी सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड है, किसी ना किसी सर्विस के लिए रजिस्टर्ड है, उन पे केवल वो ही काम करेंगे। एंड 4915 से लेकर 65535 जो लास्ट था, ये जितनी भी पोर्ट्स होती है डायनेमिक होती है। ये बेसिकली किसी को भी अलॉट करी जा सकती है, किसी भी यूज में आ सकती है। इन पोर्ट्स को डायनेमिक पोर्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमने देखा कि हर सर्विस किसी ना किसी पोर्ट पे रन कर रही है, तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज है और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पोर्ट नंबर 20 ये किस प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट कर रही है। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या तो वो टीसीपी होगा, या वो यूडीपी होगा, या वो वाइड एरिया नेटवर्क में हो रहा है, या फिर वो वाइड हो रहा है। तो प्रोटोकॉल तो टीसीपी यूडीपी ही रहेगा, बट सर्विस क्या है, ये एफटीपी डेटा के शेयरिंग के लिए, बेसिकली एफटीपी डेटा की जो सर्विस है वो यूज कर रही है पोर्ट नंबर 20 को।
और ऐसे ही जो हम HTTP यानी वेबसाइट चलाते हैं, तो HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे, यानी HTTP सर्विस पोर्ट नंबर 80 पे चलती है। प्रोटोकॉल तो इसका TCP ही रहेगा, बट सर्विस जो है वो HTTP रहेगी। और HTTPS, जैसे ही एक HTTP वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट ऐड कर दिया जाता है तो वो HTTPS हो जाती है। और ये जो SSL सर्टिफिकेट है, ये जो सर्विस है, ये पोर्ट नंबर चलती है 443 पे। एंड कम्युनिकेशन जो इनका प्रोटोकॉल है वो TCP ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सर्विस है वो SSL है। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज है जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स पे ही चलती है। OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल, यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल के बारे में। क्या क्या है देख लेते हैं। पहली चीज हम सीख, व्हाट इज OSI मॉडल, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज TCP/IP मॉडल, हाउ इट वर्क्स, एंड OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल। तो आज हम ये टोटल यहाँ पे 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है, तो पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं, बाद में इन चीजों को क्लियर करेंगे। OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। डिफाइंस फंक्शंस करता है, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये टोटल 7 लेयर्स में इसने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन में। यानी जब दो सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता था कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो अब वो OSI मॉडल को फॉलो करके कम्युनिकेशन करते हैं, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन को सेट करता है। एंड यहाँ पे ये जो 7 लेयर्स है, ये वो स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन में इसकी हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब है कि OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहा है 7 लेयर्स के अंदर, जिसकी मदद से हम दो सिस्टम्स के बीच में एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन सेट कर सके। एंड इसको हमेशा बॉटम टू अप रीड करा जाता है, यानी जो OSI मॉडल है ये बॉटम टू अप काम करती है। तो ठीक है, हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, ये OSI मॉडल है हमारे पास पूरा, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, OSI मॉडल कैसे काम करता है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स है। ये जो 7 लेयर्स हैं, जिसमें हमारे पास है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये जो टोटल 7 लेयर्स हैं, ये 7 लेयर्स हमारी नेटवर्किंग में हेल्प करती है। कैसे करेगी, आइए देखते हैं। ये जो सबसे पहली लेयर है, फिजिकल लेयर, जिसको हम बॉटम टू अप रीड कर रहे हैं क्योंकि, तो ये जो लेयर है ये क्या काम करती है, ये बिट स्ट्रीमिंग का काम करती है। ये जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी बिट स्ट्रीमिंग में हमारी हेल्प करती है। डेटा लेयर क्या करेगी, डेटा लेयर जो भी एरर जनरेट हो रही है उन पे काम करेगी। नेटवर्किंग क्या करेगा, ये एड्रेस रिजोल्यूशन करता है, यानी ये फाइंड करेगा जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, जो एड्रेस है, सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हमें एक्नॉलेजमेंट देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर हमें बताएगा कि ये जो पैकेट है ये वहां ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, या उसके बदले में जो भी रिप्लाई है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो हमें बताएगा। सेशन लेयर क्या करेगी, बेसिकली सेशन लेयर जब दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक सेशन क्रिएट होता है, वो सेशन कनेक्टेड रहे, उसमें सेशन हेल्प करता है। सेशन लेयर क्या करेगी कि वो नेटवर्क अभी भी कनेक्टेड है कि नहीं है, वो सेशन अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, और अगर एक्टिव नहीं है तो रिकनेक्ट करेगी। वो जो सेशन कनेक्ट हुआ है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, एक ऑथेंटिकेट पर्सन ही उससे कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये डेटा मैनिपुलेशन करता है। लाइक ये डेटा को इनकोड करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, जिप फाइल में कन्वर्ट करेगा, यानी कंप्रेस करेगा। सो ये जो भी प्रोसेस होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर करती है। एप्लीकेशन लेयर, ये जो हमारी हाई लेवल लेयर होती है, ये एप्लीकेशन लेयर हमें रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करती है। सो अब काम कैसे हो रहा है, मान लीजिए क्लाइंट ने कोई डेटा को ट्रांसफर करा, तो जब उस क्लाइंट ने इस डेटा को यहाँ से ट्रांसफर करा है, तो जैसे ही सर्वर के पास जाएगा तो वो डेटा डाउन टू अप रीड होगा। यानी सबसे पहले फिजिकल लेयर अपनी बिट स्ट्रीमिंग का काम करेगी, डेटा लेयर अपना काम करेगी, नेटवर्क लेयर काम करेगी, फिर ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है ये डेटा की शेयरिंग को लेके और डेटा को जो एक्सेप्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में OSI लेयर फॉलो करी जाती है, ताकि जो डेटा आ रहा है या जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये प्रॉपरली ट्रांसफर हो, पूरा ट्रांसफर हो, सिक्योरली ट्रांसफर हो। सो ये सारे काम OSI मॉडल देखती है। OSI मॉडल की वजह से हमारा जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है वो इजी गोइंग हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कि व्हाट इज TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल क्या है, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP मॉडल हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, बाद में उसको समझेंगे। OSI मॉडल का एक वर्जन है ये, ओके, 4 to 5 लेयर्स में बटा हुआ है। एंड ये प्रैक्टिकल मॉडल है जो कि वैन में काम करता है। तो इसको देखते हैं ये हो क्या रहा है। बेसिकली TCP/IP मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो OSI का प्रैक्टिकल वर्जन है। वो एज सेम एज OSI काम कर रहा है, बस उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क में।
जिसमें या तो 4 लेयर्स हैं या 5 लेयर्स हैं, यानी टीसीपी/आईपी मॉडल जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक 4 लेयर मॉडल है, एक 5 लेयर मॉडल है। दोनों सेम काम कर रहे हैं। जो 4 लेयर मॉडल है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क में फॉलो करा जाता है, जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम वैसे मॉडल में करते थे, बट यहाँ पे बस 4-5 लेयर्स है और ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है ओवर वैन में। नेक्स्ट जो है ये टीसीपी मॉडल है 4 लेयर एंड ये 5 लेयर मॉडल है। तो इन दोनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, 4 लेयर्स में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं और 5 लेयर्स में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो हमारा 4 लेयर मॉडल है, यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर जो कि वहाँ ओएसआई मॉडल में जो थी उसी की तरह काम कर रही है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट, देन नेटवर्क एक्सेस लेयर। एंड यहाँ पे जो 5 लेयर मॉडल है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये जो दो लेयर्स है लास्ट की, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन कर दी गई है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। 4 लेयर मॉडल जो है वो बेसिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वो ग्लोबली यूज करा जा रहा है। ओएसआई वर्सेस टीसीपी/आईपी मॉडल, तो यहाँ पे हम देखेंगे टीसीपी/आईपी मॉडल ओएसआई में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो हमने देखा ओएसआई में 7 लेयर्स डिफाइन हो रखी है, यहाँ पे ओएसआई में जो 7 लेयर्स डिफाइन हुई है और टीसीपी में 4 लेयर मॉडल जो है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो लेयर्स हैं इन्हीं लेयर्स को इस 4 लेयर मॉडल में कंबाइन करा गया है। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेयर्स हैं हमारी, ये एप्लीकेशन लेयर में कंबाइन हो रखी है, देन ट्रांसपोर्ट इसके अंदर, नेटवर्क है इंटरनेट लेयर के अंदर, एंड डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर जो है वो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर में कंबाइन कर रखा है। तो ये जो सारी लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को कंबाइन करके टीसीपी/आईपी मॉडल बनाया गया है, जो कि प्रैक्टिकली यूज आ रहा है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में। सो टीसीपी/आईपी मॉडल हमारा प्रैक्टिकल यूज आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओएसआई मॉडल की सारी फंक्शनिंग टीसीपी/आईपी मॉडल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टीसीपी वर्सेस ओएसआई मॉडल का डिफरेंस। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग, जो कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का एक बहुत जरूरी पार्ट है। तो आज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं, यहाँ हम टोटल 5 पॉइंट सीखने वाले हैं। व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, हाउ टीसीपी वर्क्स, टीसीपी 3-वे हैंडशेक एंड टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो ये 5 चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए मैं पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिखे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स है। सेट ऑफ रूल्स, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, डिवाइस कम्युनिकेशन। तो क्या है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या काम आते हैं। जब दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन दोनों डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि डेटा ट्रांसमिट कैसे करा जाएगा, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड। ये सेट ऑफ रूल्स हमें बताएंगे कि डेटा कैसे ट्रांसमिट करना है, उसकी क्या इंक्रिप्शन फॉर्मेट रहेगा, उसको जो भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है वो ये फॉलो करवाएंगे हमसे, और ये बेसिकली हमारी मदद करेंगे डिवाइस कम्युनिकेशन में। सो दो डिवाइस जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो प्रोटोकॉल्स ही यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स ही वो सोर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ले जाएगा, वही बताएगा कि किस पोर्ट पे डेटा आना है या जाना है। सारे रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टीसीपी/आईपी मॉडल था 4 लेयर, उसके बिहाफ पे हमने प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो है टेलनेट, एसएमटीपी, पीओपी3, एफटीपी, एनटीपी, एसटीटीपी, एसएनएमपी, डीएनएस एंड एसएसएच। तो ये जो स्टार्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स हम देख रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर आते हैं, यानी ये जो प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, यूडीपी एंड टीसीपी। बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, टीसीपी एंड यूडीपी के ही जरिए जो ट्रांसपोर्ट है वो सक्सेसफुल होगा। जो प्रोटोकॉल है, शेयरिंग प्रोटोकॉल है, टीसीपी यूडीपी ही होगा। इंटरनेट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो है हमारे आईपी, आईसीएमपी, एआरपी, डीएचसीपी। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे आते हैं इंटरनेट लेयर के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास जो फाइनल लेयर है वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसके अंदर हमारे पास आएंगे इथरनेट, ट्रिपल पी एंड एडीएसएल। सो ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये हमारे टीसीपी/आईपी मॉडल के हिसाब से अरेंज करे हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम टीसीपी क्या है और टीसीपी काम कैसे करता है। टीसीपी के पास टोटल 6 फ्लैग्स होता है। टीसीपी के पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं। ये वो 6 फ्लैग्स है और कौन सा फ्लैग क्या यूज आता है, किसके जरिए। टीसीपी बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ फ्लैग्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं आइए से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्जेंट फ्लैग। ये क्या काम करता है, डेटा कंटेन इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। ये फ्लैग बोलता है कि इस पैकेट के अंदर जो डेटा आ रहा है, अगर उस पैकेट में अर्जेंट फ्लैग है तो इस पैकेट पे अर्जेंटली काम होना चाहिए, इसकी जो प्रायोरिटी है ये हाई है।
फिनिश ये क्या करता है, ये बोलता है कि देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन, यानी ये बता रहा है कि अभी जो हमने कम्युनिकेशन सेटअप किया था किसी फाइल को शेयर करने के लिए, वो फाइल शेयर हो चुकी है, तो इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाए, फिनिश, हमारा काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट है RST, रीसेट। ये क्या बोलता है, रीसेट अ कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इसको रीसेट करा जाए। उसके बाद हमारे पास पुश फ्लैग आता है PSH, जो कि हमें बताता है सेंड्स और बफर डेटा इमीडिएटली, यानी जो भी बफर डेटा बचा है उसे जल्दी से सेंड कर दो ताकि हम कनेक्शन क्लोज कर सके। ACK, एक्नॉलेजमेंट, ये क्या करता है, जो हमारे पैकेज हम शेयर कर रहे हैं या जो भी हम रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं वो पैकेज वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, उसका एक्नॉलेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट द रिसिप्ट ऑफ द पैकेज। सिन, सिंक्रोनाइजेशन, सिन क्या करता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, सिन पैकेट के जरिए ही एक कनेक्शन स्टैब्लिश की रिक्वेस्ट शेयर करी जाती है। तो ये हमारे टोटल 6 फ्लैग्स है TCP के। आइए हम देखते हैं TCP काम कैसे करता है। TCP जो है बेसिकली वो 3 वे हैंडशेक फॉलो करता है। 3 वे हैंडशेक यानी 3 बार हाथ मिलाया जा रहा है। इसको अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये काम कैसे कर रहा है, आइए समझते हैं इसे। यहाँ हमारे पास बिल है और शीला है, इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। बिल को शीला से बात करनी है तो बिल TCP हैंडशेक फॉलो करेगा। कोई भी डेटा जब ट्रांसफर होता है तो उससे पहले हैंडशेक होना जरूरी है। जब एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा उसके बाद डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे बिल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी है शीला की तरफ। बिल ने शीला को एक पैकेट भेजा है जिसके अंदर उसने सिन फ्लैग भेजा। यहाँ पे बिल ने एक सिन फ्लैग भेजा, शीला से बोला कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू शीला ऑन पोर्ट 21, आर यू ऑनलाइन, क्या आप हो यहाँ पे, आर यू ओपन। सो बिल ने शीला को पोर्ट नंबर 21 पे पूछा है, यानी अलग अलग रास्ते थे, जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियोस में समझा कि पोर्ट क्या होता है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में एक रास्ता होता है। तो वैसे ही फिलहाल भी शीला से पूछ रहा है कि क्या पोर्ट नंबर 21 यानी गली नंबर 21 पे आप ओपन हो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सिन पैकेट के जरिए इसने कनेक्शन स्टैब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे शीला के पास। जैसे ही शीला को रिक्वेस्ट मिली तो शीला कह रही है कि ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन इन पोर्ट 21। तो शीला ने बिल को बोला कि मैं पोर्ट 21 पे ओपन हूँ, हम बात कर सकते हैं। और ये किस जरिए से बोला, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के, यानी कि आपका जो सिन यानी रिक्वेस्ट थी वो मेरे पास आ गई है और मैं इसका एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रही हूँ कि मैं पोर्ट 21 पे ओपन हूँ, हम बात कर सकते हैं। देन बिल रिप्लाइड, बिल उसके बाद इस कनेक्शन को प्रॉपरली स्टैब्लिश करने के लिए ये जो शीला का रिक्वेस्ट आया है ये जो शीला का रिस्पॉन्स आया है उसका रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ, जिसमें वो बोल रहा है ओके थैंक्स शीला। सो यहाँ पे जैसे ही इसने लास्ट में 2 एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स भेजे हैं एक पैकेट के अंदर, उसी वक्त ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और इस कनेक्शन के स्टैब्लिश होने के बाद एक सेशन क्रिएट हुआ है जिसके अंदर जो भी डेटा है वो ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक, जब तक TCP जो हैंडशेक स्टैब्लिश हुआ है इसको तोड़ा ना जाए। अब वो कैसे कर सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो TCP सेशन है इसे टर्मिनेट कैसे करा जाए, ये जो सेशन स्टैब्लिश हुआ था अब इसे क्लोज कैसे करा जाए। तो इसका प्रोसेस भी बड़ा इजी सा है कि हमारे बिल ने जो शीला के साथ कनेक्शन बनाया था, जो स्टैब्लिश हुआ था कनेक्शन, उसको अब तोड़ना है। कैसे, तो बिल बोलेगा आई एम डन विद डेटा ट्रांसफर, मैंने जो ट्रांसफर करना था डेटा वो ट्रांसफर हो गया है, तो आई एम डन नाउ। कैसे बोलेगा, फिन फ्लैग भेज के। सो बिल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जिसके अंदर फिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब है फिनिश, आई एम डन नाउ। देन शीला उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगी कि ओके मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, ओके आई रिसीव योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। कैसे करेगी, 2 एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का पैकेज जनरेट करके। देन शीला एक और रिप्लाई देगी कि आई हैव रिसीव्ड ऑल दी डेटा, यानी शीला ने चेक किया कि आप जो डेटा मेरे साथ शेयर कर रहे थे मैं सारा रिसीव करा है कि नहीं करा है। तो जैसे ही इसने सारा डेटा रिसीव कर लिया है, इसने बोला ओके आई रिसीव्ड ऑल दी डेटा, एंड इसने भी यहाँ से फिन फ्लैग का पैकेट शेयर कर दिया है कि ओके मेरी तरफ से भी कनेक्शन फिनिश हो गया है। अब लास्ट सेक्शन बचता है केवल बिल का, जिसमें बिल उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के बोलेगा ओके देन दिस कनेक्शन इज कंप्लीटली क्लोज्ड नाउ। सो बिल इस कनेक्शन को कंप्लीट क्लोज कर देगा। इसके बाद कोई भी सेशन क्रिएटेड नहीं रहे।